अगले ज़माने में कोई 20 साल बाद हम बात करें तो लोग मुझे अगली परवीन शाकिर कह सकते हैं। उसको जिद से तो अच्छा नहीं, रोकना छोड़ दो, उसकी मर्जी है तुम उस पे ये फैसला छोड़ दो। क्या बात। मैंने बस इतना पूछा था क्या देखते हो भला, मैंने ये कब कहा था मुझे देखना छोड़ दो। क्या बात है। सादगी की आप बात करोगे तो सादी मैं हूँ नहीं, मैं बहुत ब्लंट सी बंदी हूँ। जिस तरह की मेरी जिंदगी है उसी तरह की मैं हूँ, जो आपको दिखेगा वही होगा। उसकी आंखें ऐसी गहराई में ले जाएंगी तुम्हें, उसकी आंखें ऐसी गहराई में ले जाएंगी तुम्हें, आज तलक जो भी देखा था अनदेखा हो जाएगा। क्या बात है। इश्क में तलब नहीं होती है, जोग निभाना पड़ता है, जैसा मालिक बोलेंगे उसको वैसा हो जाएगा। क्या बात है। दयारे हर्फ की बात करती हूँ तो ये है कि आप लोग माशाल्लाह से आपने जितने नाम लिए पहले कि ये इंटरव्यूज हो चुके हैं वो भी क्या बड़े नाम, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे नाम। तो इसी से पता लगता है कि आप लोगों को ज़ौक़ का भी पता है कि कौन अच्छा शायर है कौन नहीं है, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए। तो आपके सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। शो भी आपका बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम है दयारे हर्फ और मैं हूं आपकी होस्ट फराह इकबाल। दौरे हाजिर के जिस चमकते सितारे के साथ आज हम मौजूद हैं, इनका मुस्तकबिल अदबी हलकों में बड़ी बड़ी शख्सियत को रोशन दिखाई देता है। तो चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब और करवाते हैं आपकी इनसे मुलाकात तजदीद कैसर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम तजदीद साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप बताएं कि शायरी का आगाज कब हुआ? शायरी का आगाज कब हुआ? इसमें एक तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब इंसान एक ऐसे घराने में पैदा हो जिसका ताल्लुक ही शायरी से हो, जहाँ पर जो लोग उठते बैठते हैं वो शायर हैं या लिखारी हैं, तो आगाज तो मैं समझती हूँ कि तब से ही हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रास्प कर रहा होता है चीज़ों को। आप सुन रहे होते हैं, गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, बड़ों की मुशायरे सुन रहे होते हैं, तो मतलब जब घर में माहौल होता है वो आप में ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब ये लोग मुशायरों पे जाते थे और मैं कुछ माँ की थी तो बेबी कॉट जो था मेरा वो वहीं पे सदारत के टेबल पे रखा जाता था और सारा मुशायरा मैं खामोशी से सुनती थी अकॉर्डिंग टू। अच्छा, बचपन में इतनी सेंस थी कि चुप करके वो मुशायरा सुनना है, रोना मुझे ये बताया गया है कि मैं इस तरह से थी। तो वैसे अगर ऑफिशियली बात करें तो मैंने 8 प्रोबेबली 8 या 9 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था। तो आगाज तो हुआ था एज में आपने स्टार्ट किया लिखना? जी, ऐसे तो आगाज हुआ था कुछ नज़मों से, और वो बेसिकली इंग्लिश की पोम्स थी। अपनी माँ जी के लिए मैंने लिखा कुछ इस तरह से। फिर जब उर्दू शायरी की तरफ बात करें तो 11-10 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली गजल कही थी। जी, तो इस तरह से है। तो आपको याद है कि आपने अपनी पहली गजल क्या कही थी? जी जी बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि उसके जब 2 शेर हुए अपने वाले साहब के पास भाग के गई तो मैंने कहा ये सुने मैंने शेर कहे हैं। तो कहते हैं अच्छा सुनाओ। तो वो 2 शेर में सुना देती हूँ कि आज सूरज गरूब होने तक छोड़ आना उसे बिछोने तक, आज सूरज गरूब होने तक छोड़ आना उसे बिछोने तक, देखना नींद उसको आ जाए जागते रहना उसके सोने तक। क्या बात है। तो ये शेर इनको सुनाए तो मेरी तरफ देख के कहते हैं ये तो वजन में है। हाँ, अच्छा ठीक है। कहते हैं जब वालिद साहब ने उसी वक्त दाद दी कि मेरी बेटी ने बिल्कुल सही लिखा है, जो भी तहरीर किया है तख्लीक हुआ है, ऐसे है। तो आगाज इस तरह से हुआ, इस उम्र में हुआ। मतलब ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि आपकी शायरी की इस्लाह जो है वो आपके वालिद साहब नजीर साहब ने ही की है? आगाज की बात करें तो जी बिल्कुल। बहुत अरसा तक कैसर साहब ने ही मेरी गजलों को देखा है और उनकी जानिब से ही इस्लाह करवाई गई है। लेकिन मैं जो बात एक समझती हूँ कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत क्लियर है, मेरी शायरी पे इम्पैक्ट 2 लोगों का है, इस्लाही तौर पे भी और आप कह सकते हैं कि विजन वाइज भी। एक मेरे वालिद साहब का और दूसरा मोहम्मद अदीम भाभा खान शायर हैं वो, तो वो मेरे मुर्शिद भी हैं। तो दूसरा उनका इम्पैक्ट, तो ये 2 लोग हैं, ये 2 हस्तियां हैं मेरी लाइफ में
जिन्होंने शायरी की दुनिया में इस्लाही तौर पे भी और ग्रूमिंग में भी मेरा बहुत साथ दिया है, और यही मेरे असातिज़ा काउंट होते हैं। अच्छा, पहला मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक कब हुआ आपको? पहला मुशायरा मैंने पढ़ा था गायबन कोई 2011 या 12 में मैंने पढ़ा था। खालिद जावेद जान साहब का फार्म हाउस है, वहां पर एक नशिस्त थी, तो ऐसे ही मैंने बाबा को बोला कि मैं पढ़ लूं। इन्होंने कहा हाँ पढ़ लो। तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी तब तक, जब तक मैं वहां पे बैठी नहीं थी जाके। जब मैं वहां बैठी और मैंने गजलें सुनाई तो मुझे खुद भी हैरानी हुई कि यार तजदीद, तुम्हें तो बेसिकली मुझे ना स्टेज फ्राइट का एक इशू है। हाँ। मैं गाती भी अच्छा थी पहले और मैं डिबेटर भी बहुत अच्छी रही हूँ। स्टेज एक है ही चीज ऐसी जो सब बंदे में जो है ना एक फेड आ जाता है, डर आ जाता है कि आप जितना मर्जी अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, तुम्हारी तैयारी अच्छी की हो, जब स्टेज पे पहुंचते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियस, वो नर्वसनेस आ जाती है आप में। तो स्टेज फ्राइट का इशू था, लेकिन जब मैं गजलें पढ़ के उतरी स्टेज से तो मैंने भी खुद भी सोचा कि यार ये क्या बात है। अच्छा, महफिल ने किस तरह से दाद दी थी, क्या एप्रिसिएशन की थी उन्होंने? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे, बल्कि अच्छे रिस्पांस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिलसिला आगे जाता रहा तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तजदीद अपने वालिद साहब से गजलें लिखवाती है। हाँ। तो आज, अब तो नहीं, खैर अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि 10 साल तो आराम, 10-12 साल आराम से गुजर गए हैं। तो आगाज में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी, तो लोग पूछते थे आप खुद लिखती हैं? मैं कहती हूँ हाँ मैं खुद लिखती हूँ। अच्छा, लोग बिलीव नहीं करते थे कि आप खुद लिखती हैं, उन्हें लगता था कि शायद वालिद लिखते हैं तो उन्हीं से लिखवाते हैं। ऐसी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस आ जाती हैं इस तरह की। जो लोग ब्लड के मतलब ब्लड वाइज कनेक्टेड नहीं होते, ब्लड कनेक्शन ही ऐसा होता है कि आप लोग जो है वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि वो लोग भी दूसरों से लिखवा लेते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता इस तरह का। मैं तो फिर उनकी बेटी तो इस तरह से ठीक है, बनता है, कह लें। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट वो भी शायरी है, गुफ्तगू का सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा, तो मैं आपसे गजल सुनना चाहूंगी। जी जरूर। देखने में तो मैं एक हूँ और फिर तुम पे लश्कर खुले। देखने में तो मैं एक हूँ और फिर तुम पे लश्कर खुले। ये दुआ ही बहुत है किसी पर ना मानी एक कैसर खुले। क्या बात है। उसकी आदत बदलने लगी और फिर उसने चुप साध ली। जब कलाई नहीं मिल सकी जख्म सीने के अंदर खुले। क्या बात है। कब से हम बंद हैं 4 दीवारों में बस हुई जाती है। अब तो जी चाहता है कि घूमे फिरे और दफ्तर खुले। क्या बात। उसको बाहों में भरकर हम अपनी खता का अजाला करें। दिल में डर तक ना हो जब हमारे लिए माँ की चादर खुले। ध्यान करना कि मुद्दत से खुद में समाये हुए है घुटन। ध्यान करना कि मुद्दत से खुद में समाये हुए है घुटन। डूबना मत अगर तुम पे छूने से खारा समंदर खुले। क्या बात है। मतलब ये मुनफरिद अंदाज आपने अपने वालिद से लिया है या खुद का तख्लीक किया हुआ है? अच्छा, एक तो इसमें आ जाता है कि मुझे कहा जाता है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि मैं मिलाप हूँ कहीं पे। मुर्शिद भी ये कहते हैं कि तुम नजीर कैसर और नदीम बाबा का मिलाप हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है लिखने की। कैसे साहब की शायरी जो है उसमें आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खुशगवार है, क्योंकि बहुत अपनाइयत, बहुत मोहब्बत का इजहार होता है उनकी शायरी में। लेकिन वहीं पे जब मुझ पे बात आती है या मेरी बात की जाए तो जैसे आपने सुना, मेरे अशार में आपको सिर्फ खुशगवार लम्हे नहीं मिलते, क्योंकि हर जो जैसे वो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि आपने जो महसूस किया है, आप जिस चीज में से गुजरे हैं, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, आप उसे बयान करेंगे तो आप अच्छे और सच्चे शायर। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वजह से इस बात पे हम इत्तेफाक करेंगे कि ये जो सारा कुछ आता है ये मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी और फीलिंग्स हैं, मेरे एहसासात हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, तजदीद को जाती तौर पे किस किस्म की शायरी पसंद है? उदास, रोमांटिक या ख्यालात पे मबनी? शायरी मुझे इस तरह की पसंद है क्योंकि मैं खुद शायरा हूँ, तो वो एक तनकीदी
जो होता है ना जुमरा, वो पैदा हो जाता है आपके अंदर जब आप खुद लिख रहे होते हैं। तो मुझे किस किस्म की शायरी पसंद है? वो शायरी पसंद है जिसका मजमून मुझ तक खुल के पहुंचे, जो बात मुझे समझ आ रही है। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने वाला उस बात को समझ सके। आपको खुद को समझ आनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, आप कह क्या रहे हो। एग्जैक्टली, आपको पता हो और उसके बाद आपके सामने वाले तक वो बात क्लियरली पहुंच रही हो। तो शायरी, मुझे किस तरह की शायरी पसंद है कि एक ही बात है कि जो चीज मुझे फील हो और मुझे लगे कि यार ये मुझसे कनेक्ट की जा सकती है बात, या मैं इसको फील कर सकती हूँ, या उसकी इमेजरी बहुत अच्छी है। ये दो चीज। अच्छा, वो किसी भी सेंस में हो ये मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आपको उसकी समझ आ रही, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, रियलिटी बेस्ड जब आप बात कर रहे थे ना कि ख्यालात पे मबनी, तो ख्यालात पे मबनी तो मैं समझती हूँ हमारा अगला कदम भी होता है, लेकिन जो चीज आपको रियलिटी के करीब करीब रखे वो अच्छी होती है, वही बेहतर होती है। रियलिटी बेस्ड रहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए आप अपनी पोस्ट, अपनी तहरीर, कोई भी बात चंद लम्हों में लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो अगर इसके पॉजिटिव वर्क्स देखे जाए, नेगेटिव वर्क्स देखे जाए, तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप इसके अंदर? पॉजिटिविटीज में मैं समझती हूँ कि आप एक मैसेज जो है वो बहुत मतलब इन द स्पर ऑफ मोमेंट आप आंख झपकते उस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई शायर या शायरा ऐसी है जो घर से बाहर नहीं निकलते, मुशायरे के लिए नहीं जाते और अच्छा कह रहे हैं, उनका कलाम बहुत आसानी से आपको दस्तयाब हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन जहाँ पर हम नेगेटिविटीज की बात करते हैं तो हर कोई ना बहुत खुला होके, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मैं नहीं समझती करना चाहिए। तो जो ये गलत तनकीद होती है ना लोगों पे, या फिर आप कह लें स्कैंडल्स क्रिएट किए जाते हैं या नेगेटिविटीज फैलाई जाती हैं, तो सोशल मीडिया इस मतलब लेवल पे आके थोड़ा सा मुझे जिज करता है कि नहीं, ये चीज नहीं है। लेकिन जो चीज आपको फायदा पहुंचा रही है, अगर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन देखी जाए, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं हद तक नुकसानदेह भी होती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसमें से गो थ्रू किस तरह से होना है, ये आप पे डिपेंड है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा प्रोग्राम के सेगमेंट के लिहाज से। मैं आपसे फिर कुछ सुनना चाहूंगी। नज्म का अनवान है जीवन रेखा। जीवन रेखा, ये मैंने अपने मुर्शिद के लिए नज्म लिखी थी, तो ये अभी तक मैंने सुनाई नहीं है कहीं पे। It's gonna be the first time। उसे लगता है वो बातों से निकला तो उसे सब भूल जाएंगे। उसे लगता है वो बातों से निकला तो उसे सब भूल जाएंगे। वो जिसने मेरी जैसी गर्द होती मुस्कुराहट को बचाया है, बचाया क्या नया जीवन दिया है, सांस का मतलब सिखाया है। कभी भी खो नहीं सकता, कभी गुम हो नहीं सकता। अकेली मैं नहीं हूँ और भी उसने सवारे हैं। हम उसकी उजली चादर के बहुत से रंग धारे हैं। उसे कोई बताए वो कभी बातों से निकला तो फिजा में फैल जाएगा। अगर बत्ती की खुशबू से ज्यादा तेज नशे में बदल कर मेरे जैसे हजारों गुमशुदा तारों फकीरों में बराबर बांट देगा। रूह की चाहत, हरारत, रोशनी और सब जो उसका जर्रा जर्रा है। वो हमसे बात करता है, हमें अपना बताता है, यही काफी है। फिर इस पर हमें मरने नहीं देता, हमें मरने नहीं देता। हमारी टूटती दुनिया को यकदम थाम लेता है। सभी दुनिया को ऐसी सीध में तब्दील करता है। सभी कुछ शांति का राग बन जाता है, हंसता है। हमें बस शुक्र करना है खुदा का, उसे जाने नहीं देना, कभी नाराज भी होने नहीं देना। वो जादूगर खुदा का आखिरी शागिर्द शायद इस जमाने का, कभी भी खो नहीं सकता, कभी गुम हो नहीं सकता। उसे बातों नहीं दिल में बसाते हैं, उसे चोरी नहीं रखते, उसे सर पर सजाते हैं। क्या बात है। ये नज़्म मैंने पहले कहीं नहीं सुनाई और ये मैंने खसूसन अपने मुर्शिद के लिए लिखी। तो फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल पे सुनाई जी।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनको देख के आप इंस्पायर्ड, आपके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, लोग उन्हें जानते हैं, बहुत नामवर सी शख्सियत है, इनसे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिली है, इनके अलावा कोई और शायर जो आपको लगता है कि भी मैं भी इन जैसी शायरी करूं? मैं किसी और जैसी शायरी नहीं करना चाहती, मैं अपनी जैसी शायरी करना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, इंस्पायरेशन की बात आप करते हैं तो बिल्कुल सही बात आपने की, मेरे वालिद साहब मेरी फर्स्ट इंस्पायरेशन। उसके बाद अगर हम मूव करें तो फैज साहब मुझे बहुत पसंद है, फैज साहब का कलाम, परवीन शाकिर साहिबा का कलाम मुझे बहुत पसंद है, पसंदीदा शायरों में से पसंदीदा शायरों में से हैं। और मैं समझती हूँ कि मुतालिया भी जरूरी है, लेकिन जब आप एक दौर में रह रहे हैं ना, तो आपको अपने से थोड़े से सीनियर जो शायर हैं, मतलब मैं अगर कहती हूँ कि मैं 2000 की दिहाई से हूँ, तो मेरे से पीछे जो 90s में रहे हैं शायर, मेरे से सीनियर जो हैं, उनको देखना चाहिए मुझे इंस्पायरेशन के लिए, उनकी तरफ मेरी नज़र जानी चाहिए सॉरी। और उस लिहाज से हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे शायर हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं जो हम लोग सुनते तो हैं लेकिन हम कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है भाई। अभी जो नए शायर आ रहे हैं अदबी दुनिया में, इन शायरों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा शायर आपका कौन सा है? मैं कुछ नाम जरूर लूंगी इसमें। ये है कि सबसे पहले तो एक नाम ऐसा है जो हमें कहीं पर डगमगाता हुआ भी नजर आता है, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत है तो भी अच्छा है। डगमगाता हुआ हम क्यों कहेंगे? जब आप थोड़ा सा घूम के चले जाते हैं ना शोहरत की तरफ, तो शायद आप भूल जाते हैं कि आगाज में क्या था। हाँ, तो तहजीब हाफी एक बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और अभी तक जो शुरू से अब तक वो लिख रहे हैं वो सारा कुछ पता चलता है कि वो उनकी मिट्टी से, उनकी देखी हुई नजर से आता है। लेकिन वो बस सोशल मीडिया की वजह से या थोड़ा सा इस वजह से मैंने आपको कहा कि डगमगाता हुआ। तो हाफी बहुत अच्छा शेर कहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उसके अलावा सीनियर्स की बात करें तो हमारे पास एक हैं साहब हैं, उनका नाम मेरे जहन से पता नहीं क्यों अचानक निकल गया, तजम्मुल कलीम उनका नाम है, पंजाबी के शायर हैं वो, लेकिन बहुत आला कलाम, उर्दू भी लिखते हैं, पंजाबी भी लिखते हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तो बहुत से नाम हैं जिनको अभी उस तरह से हमने सुना नहीं या देखा नहीं। खासतौर पे हम लोग तो अदबी हल्के का हिस्सा होते हैं ना, लेकिन बाहर के लोगों के लिए थोड़ा सा होता है कि यार ये बंदा था नहीं सुना। शाहीन अब्बास साहब आते हैं, उसमें बहुत अच्छा कलाम कहते हैं। तो इंस्पायरेशंस बहुत ज्यादा है। मैं यही समझती, बाबा की एक बात है, बाबा कहते हैं कि हर किसी को सुनो और उसमें से वो चीजें चुनो जो अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि आप सारी बातें समझो, उसकी सारी बातें सुनो, जो अच्छी लगे वो पिक कर लो एंड मूव ऑन। ऐसा ही है, जिंदगी भी ऐसी ही है। अदबी दुनिया में इन फ्यूचर आप अपने आप को क्या देखना चाहती हैं? अदबी दुनिया में मैं अपने आप को देखना क्या चाहती हूँ, शोहरत मेरा मसला है ही नहीं। एक चीज शादी मैं हूँ नहीं शादी की आप बात करोगे तो शादी मैं हूँ नहीं। मैं बहुत ब्लंट सी बंदी हूँ, जिस तरह की मेरी जिंदगी है उसी तरह की मैं हूँ। जो आपको दिखेगा वही होगा और मैं वही बोलूंगी। तो आपके सवाल पे वापस आते हैं कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। मुझे सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ये बात नहीं करूंगी, मैं अपने सीनियर्स के कहे हुए पे ये बात कहूंगी कि मैं समझती हूँ कि अगर अगले ज़माने में कोई 20 साल बाद हम बात करें तो लोग मुझे अगली परवीन शाकिर कह सकते हैं। और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, मैं दोबारा ये बात कहूंगी, क्योंकि शायरी जब आपको खून में मिले और खुदा आपको ये अता दे देना तो आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या सुनाना चाहेंगे आप? आपको मेरी शायरी बहुत पसंद है, शायद आप सुनती रहती हैं। उसको जिद से तो अच्छा नहीं रोकना छोड़ दो, उसको जिद से तो अच्छा नहीं रोकना छोड़ दो, उसकी मर्जी है तुम उस पे ये फैसला छोड़ दो। क्या बात। मैंने बस इतना पूछा था क्या देखते हो भला, मैंने ये कब कहा था मुझे देखना छोड़ दो। क्या बात है। तुम मिलोगे नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, तुम मिलोगे नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, बाखुदा ऐसी खुशफहमियां पालना छोड़ दो। क्या बात है।
गीली मिट्टी की खुशबू मुझे सोने देती नहीं, मेरे बालों में तुम उंगलियां फेरना छोड़ दो, क्या बात उसको जिद से तो अच्छा नहीं रोकना छोड़ दो, क्या उसकी बात मर्जी है तुम उस पर ये फैसला छोड़ दो। क्या कहना है, वाकई मतलब एक शायरी तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदाज़े बयां आपको अलग से मुनफरिद अंदाज दे रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी शायरी से रिलेटेड बात है। हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। शायरी को लेके तो आपने भी बोला कि आप इन फ्यूचर अपने आप को परवीन शाकिर देखना चाह रही हैं। अभी क्या चल रही है, एक्टिविटीज क्या है? परवीन शाकिर नहीं देखना चाह रही, उस लेवल पे देखना चाह रही हैं। तो इन फ्यूचर अभी पर्सनल लाइफ क्या स्टडी कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? पर्सनल लाइफ का कुछ यूं है कि स्टडीज मेरी, ये जो है ना शायरी, इसका आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि आज के दौर में ना आप पूरे शायर नहीं बन सकते, आप कभी कंप्लीटली शायर नहीं रह सकते। तो स्टडीज का कुछ यूं रद्द अमल चल रहा है कि ए लेवल्स की डिग्री बीच में रुक गई थी, तो अब उसको शायरी की वजह से स्टॉप करनी पड़ी। शायरी की माइंड वजह डिवाइड से हो रहा था। मैं खुद भी ऐसी हूँ थोड़ी सी, मैं इसी तरह की हूँ। ये हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। घूमती फिरती रहती हूँ मैं। एक शेर भी है मेरा इस तरह का कि मंजिलों की खबर नहीं रखती, रास्तों से जुड़ी हुई हो तुम। तो मैं रास्तों से जुड़ी हुई हूँ, मंजिलें मिल जाती हैं जब आपने ढूंढनी हो। तो स्टडी चल रही है, साथ साथ सब कर रहे हैं। तो मेरी एक ये आदत है, मैं बताती नहीं हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ अभी। इट्स ओके, अगर आप नहीं शेयर करना चाह रही तो नो इशू, नो प्रॉब्लम। लास्ट में जो हमारा सेगमेंट है दियारे हर्फ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, तो आपका ये जो सारा सिलसिला है, मुझे एक तो मुनफरिद बहुत लगा, क्योंकि हमारे पास जनरली इस तरह के लोग नहीं आते, मतलब होस्ट्स में जो इतना एक्टिव होके सवाल करें और थोड़ा सा मतलब आपको ग्रैब कर सकें आपकी टेंशन को। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, सेगमेंट की तो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन जो बंदा उसको चला रहा होता है ना, उसकी अपनी एक इम्पैक्ट, एक पावर होता है। तो आपका या आपका होस्ट होना इस सेगमेंट का बहुत मतलब इस चीज को एक, वो कहते हैं ना, तड़का लगता है, तो वो वाली चीज है। तो दूसरा दियारे हर्फ की बात करती हूँ, तो ये है कि आप लोग माशाल्लाह से, आपने जितने नाम लिए पहले कि इंटरव्यूज हो चुके हैं, वो भी क्या बड़े नाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे नाम। तो इसी से पता लगता है कि आप लोगों को ज़ौक़ का भी पता है कि कौन अच्छा शायर है, कौन नहीं है, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। तो आपके सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। शो भी आपका बहुत अच्छा है। तो आपकी सारी टीम को सबसे पहले तो मुबारकबाद इस बात पे। थैंक यू। और आपका शुक्रिया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, क्या सुनाना चाहेंगी? रुक जाओ इस घर में रह जाने से क्या हो जाएगा, रुक जाओ इस घर में रह जाने से क्या हो जाएगा, बेल चढ़ेगी दीवारों पर और सब्जा हो जाएगा। क्या बात है। उसकी आंखें ऐसी गहराई में ले जाएंगी तुम्हें, उसकी आंखें ऐसी गहराई में ले जाएंगी तुम्हें, आज तलक जो भी देखा था अनदेखा हो जाएगा। क्या बात है। उसके कदम कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलता है, उसके कदम कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलता है, जहाँ जहाँ भी पैर वो रखेगा रास्ता हो जाएगा। क्या बात है। इश्क में तलब नहीं होती है, जोग निभाना पड़ता है। इश्क में तलब नहीं होती है, जोग निभाना पड़ता है, जैसा मालिक बोलेंगे उसको वैसा हो जाएगा। क्या बात है। रुक जाओ इस घर में रह जाने से क्या हो जाएगा, बेल चढ़ेगी दीवारों पर और सब्जा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप अपना तहरीर की आवाज़ सुनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे तजदीद कैसर को, उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनकी गज़लियात, उनकी लिखी गई, तहरीर की गई नज़म को। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।